सो गाइज वेलकम टू चैप्टर 3 ऑफ स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो चैप्टर 3 का नाम है सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है अपने आप में और छोटा चैप्टर भी है काफ़ी, और ये बिल्कुल एंड है थ्योरी का। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट चैप्टर से हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर से हम चलेंगे डेटा एनालिटिक्स पे। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको एक्सेल का इंट्रोडक्शन भी कराऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, है ना, क्योंकि अब ये चीज़ें पुरानी हो चुकी है, ट्रेडिशनल चीज़ें कुछ मॉडर्न लाइफ स्टाइल में चलते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे करके आगे हम आर और पाइथन का यूज़ करके डेटा एनालिटिक्स करेंगे, वो बात की बात है। फिलहाल मैथ्स के पोर्शन में हम पहले इसको कवर कर लेते हैं, है ना। सो चैप्टर 3 हमारा सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना। सेंसस और सैंपल मेथड्स क्या होते हैं, तो इसमें हम क्या कवर करेंगे, टॉपिक्स, कंसेप्ट कवर करेंगे इसमें। ठीक है, और इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स कवर करेंगे। ठीक है, आज ये दो टॉपिक इसमें आसानी से हम कवर करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इनके मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो करते हैं स्टार्ट। एक बार एक कॉलेज में 5000 स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे। ठीक है, उस कॉलेज में एक इन्वेस्टिगेटर आया और वो इन्वेस्टिगेटर कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट करने तो आएगा, है ना। तो वो क्या करना चाहता था, वो डेटा को कलेक्ट करना चाहता था। किस चीज़ के रिगार्डिंग, कि जो स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ते हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड और उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है। ठीक है, तो जो इन्वेस्टिगेटर है उसके पास दो पॉसिबल चॉइसेस हैं डेटा कलेक्ट करने के। ठीक है, कौन कौन सी दो पॉसिबल चॉइस है। सबसे पहली पॉसिबल चॉइस है कि या तो वो क्या करे, जितने भी 5000 बच्चे हैं उन सब की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे और डेटा को एनालाइज करे, है ना। या तो वो हर एक बच्चे की डिटेल निकाले और वो डेटा एनालाइज करे। तो दूसरी चॉइस है उसके पास कि वो क्या करे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग, स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग कुछ क्या करें, कुछ सैंपल ऑफ स्टूडेंट को चूज कर ले। ठीक है, यानी कि एक क्लास में से कुछ कुछ स्टूडेंट्स को उठा लिया उसने, है ना, एक गरीब को, एक अमीर को, एक अल्ट्रा अमीर को। तो इससे होगा ये कि वो कुछ कुछ स्टूडेंट्स का डेटा एनालाइज करेगा जो रिप्रेजेंट करेगा ऑल 5000 स्टूडेंट्स को। ठीक है, उसने हर स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट नहीं किया, कुछ सैंपल्स ले लिए और उनका एनालाइज किया उन्हें, है ना, और कह दिया कि ये पूरे कॉलेज में इतने इतने परसेंट हाई लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के इतने पुअर है ना। सो दो मेथड है ना। तो जो पहला अप्रोच था, जो पहला मेथड था जिसमें उसने हर एक बच्चे की इंफॉर्मेशन ली, उस मेथड को कहते हैं सेंसस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। ओके, और जो दूसरा अप्रोच था, सेकंड वाला अप्रोच है ना, जिसमें उसने कुछ ही स्टूडेंट्स को चुना और उन्हीं का डेटा एनालाइज किया और बोल दिया कि पूरे कॉलेज का डेटा ये है ना। तो वो उस मेथड को हम कहते हैं सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। सेंसस और सैम्पलिंग मेथड में इतना आसान है, है ना। थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं ना। तो डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको आपके माइंड में हमेशा याद रखने हैं, ना। कौन से पॉइंट है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर कोई भी यूनिवर्स या पॉपुलेशन अगर कहा जाता है तो वो ब्रह्मांड वाले यूनिवर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है या इंसानी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है, एग्रीगेट आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है, बहुत सारे आइटम्स के एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक ही कैटेगरी के। ठीक है, एक ही कैटेगरी के। फॉर एग्जांपल इंसान की पॉपुलेशन काउंट हो रही है तो पृथ्वी में जितने भी इंसान रहते हैं वो क्या है, एक यूनिवर्स है, वो क्या है, एक पॉपुलेशन है। ठीक है, अगर पूरे दुनिया की अगर हम डॉग्स का सर्वे कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड में डॉग का सर्वे कर रहे हैं, तो डॉग जितने भी हैं वर्ल्ड वाइड में वो क्या है, वो है उनका यूनिवर्स, वो उनकी पॉपुलेशन है। ठीक है, उसमें इंसान इंक्लूड नहीं होगा। ओके, अब यहां पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा सेंसस और सैंपल का, है ना। तो सेंसस के अंदर क्या है, पूरे के पूरे लोगों को टारगेट किया हुआ है। ठीक है, तो इस वाले गोले के अंदर देखना सर्कल में, इसमें हर एक पर्सन को टारगेट किया हुआ है। ठीक है, और सैंपल वाले मेथड में क्या था कि इस पूरे के पूरे पॉपुलेशन में से, ये पूरा का पूरा पॉपुलेशन है, इनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को निकाल दिया बाहर और उनका डेटा एनालाइज किया। इसके अंदर देखो ब्लू भी है इसमें, ठीक है, इसमें ये वाला कलर का भी है, ठीक है, ग्रे कलर का आदमी भी है, ये लाइट ग्रे कलर का आदमी भी है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया कि सेम क्वालिटी वाले इंसानों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा सेंसस और सैंपल। ठीक है, अभी हम इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। मेथड्स हमारे पास दो हैं, सेंसस मेथड और सैंपल मेथड, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करने के। ठीक है, अब सेंसस मेथड क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं। तो सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डेटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स। ओके, कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन। ठीक है, रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। मतलब क्या है कि सेंसस मेथड के अंदर जो डेटा होता है वो प्रत्येक आइटम को एनालाइज करके उनसे निकाला जाता है। ठीक है, प्रत्येक आइटम को उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो जो सेंसस मेथड है वो कंप्लीट इन्यूमरेशन करता है पूरे यूनिवर्स के। ठीक है, यानी कि पूरी पॉपुलेशन का पूरा आंकड़ा, पूरा का पूरा डेटा तैयार करके हमें देता है।
ओके जब किसी देश की पॉपुलेशन निकालने की बात हो तो क्या करते हैं जनगणना वाले, हाउस टू हाउस इंक्वायरी होती है, ठीक है। और यहां तक कि उनकी इंक्वायरी भी होती है जो रोड साइड में रहते हैं, क्योंकि वो भी तो इंसान है। तो इसे कहते हैं हम सेंसस मेथड, ठीक है। सेंसस ऑफ इंडिया आपने सुना होगा, जो हमने पिछले टॉपिक में कवर किया था, सेंसस ऑफ इंडिया और सैंपल NSSO, ठीक है। तो उस वीडियो को जाके देख लेना तो आपको और ज्यादा डिटेल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन इंडिया सेंसस ऑफ पॉपुलेशन कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स, ठीक है। ये भी हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो सेंसस है वो जो पॉपुलेशन का सेंसस है वो प्रत्येक 10 साल में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और जो लास्ट सेंसस था वो 2011 में, फरवरी 2011 में कैलकुलेट किया गया था। अब 2021 में इसका सर्वेक्षण अभी भी चल रहा है ना। अब बात करते हैं सैंपल मेथड की, ठीक है। सैंपल मेथड इज दैट मेथड इन विच डेटा इज कलेक्टेड अबाउट अ सैंपल ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर एग्जामिनेशन एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस, ठीक है। अब ये इतनी गंदी सी इंग्लिश इतनी टफ लग रही है, कुछ टफ नहीं है। इसका मतलब मैं समझाता हूं कि सैंपल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें जो डेटा है वो किसी सैंपल से कलेक्ट किया जाता है। कहां का सैंपल? किसी पॉपुलेशन का सैंपल, ठीक है। यानी कि पूरे पॉपुलेशन में से हमने क्या कर दिया, कुछ पॉइंट, कुछ लोगों को बाहर निकाल दिया, ठीक है, या कुछ आइटम्स को बाहर निकाल दिया और उनको एग्जामिन किया, ठीक है, उनको चेक किया। एग्जामिनेशन यानी चेक करना, ठीक है। एग्जामिन किया, उनको ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद कंक्लूजन निकाले, ठीक है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं। तो किचन में जो एक लेडी है, अगर वो ये चेक करना चाहती है कि जो चावल है या ग्रेन है, अनाज है ना, वो पका है कि नहीं, तो वो क्या करती है, उसमें से थोड़े से 1-2 चावल निकालेगी और उनको टेस्ट करेगी। तो अगर वो चावल चब रहे हैं, ठीक है, अगर वो बॉइल्ड है, तो ये कंक्लूजन निकलता है कि प्रेशर में रखे हुए चावल या ग्रेन पक चुके हैं, दाल वगैरह हमारी पक चुकी है। आपने भी किया होगा कभी ना कभी ये। हमने पूरी दाल तो नहीं खाई, हमने पूरे चावल थोड़ी चबा के देखे, है ना। हमने क्या किया, थोड़े से चावल निकाले, उनको टेस्ट किया, और अगर वो पके हुए थे तो हमने एज्यूम कर लिया कि सारे के सारे चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, है ना। दूसरा पॉइंट है, तो जो डॉक्टर है वो जब ब्लड टेस्ट करता है तो वो क्या करता है, 1-2 ड्रॉप ब्लड लेता है ना, और वो ये बता देता है कि उसमें हेमोग्लोबिन कितना है ब्लड के अंदर, है ना। आपके पूरे शरीर का खून थोड़ी निकालता है, ब्लड ग्रुप पता चल जाता है उसे सिर्फ 1-2 ड्रॉप ऑफ ब्लड्स के जरिए, है ना। तो इसी को कहते हैं हम सैंपल। वो क्या करता है, ब्लड का सैंपल लेता है, पूरा शरीर का ब्लड नहीं निकालता। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा सेंसस और सैंपल मेथड के बीच में डिफरेंस क्या है ना। ये ज्यादातर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपलिंग मेथड। तो आपको ये जो नोट्स हैं ये आप अगर एग्जाम में लिख के आएंगे तो फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, ओके। अब सबसे पहले बात करते हैं सेंसस मेथड की, ठीक है। सेंसस मेथड की सुटेबिलिटी कहां है, कहां पे ये लागू किया जाना चाहिए, कहां पे ये लागू होता है ना। तो ये सुटेबल कहां है, जहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हर बंदे को टारगेट कर सकते हैं, या फिर ये तब सुटेबल है जब हमें पूरे पॉपुलेशन में से कुछ ही स्पेशल आइटम्स को चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, पूरे ऑल इंडिया में जितने भी लोग हैं उनकी जनगणना कर रहे हैं ना। और अगर हमें सिर्फ ऐसे लोगों की काउंटिंग करनी है जो पहाड़ में रहते हैं, पहाड़ी एरियाज में रहते हैं, ठीक है, तो आप साउथ में तो जाएंगे नहीं, है ना। तो आप क्या करेंगे, सीधा नॉर्थ में चले जाएंगे, और वहां नॉर्दर्न एरिया जो इंडिया का है वो पूरा पहाड़ी हिली एरिया है ज्यादातर, है ना। तो आप वहां का डेटा कलेक्ट करेंगे बजाय पूरे ऑल इंडिया का को टारगेट करने के, ठीक है। तो ये होता है हमारा वाइडली डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन। तीसरा पॉइंट आता है रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ द डिफरेंट आइटम, कि अगर हमें डिटेल में एग्जामिन करना है प्रत्येक आइटम को, ठीक है, हर एक इंसान के ऊपर ऑब्जर्वेशन करनी है, हमें हर एक इंसान की डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हम सेंसस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। और जब हमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए और एक्यूरेट रिलायबिलिटी चाहिए, तो इसके मेरिट्स क्या है। मेरिट्स, सबसे पहला मेरिट से रिलायबल है, जो डेटा है ये एक्यूरेट होता है, रिलायबल होता है, ठीक है, क्योंकि हर एक आइटम को स्टडी किया जाता है। दूसरा क्या होता है, इसमें पक्षपात कम होता है ना। क्यों? क्योंकि जब हर एक आइटम को जब ऑब्जर्व किया जा रहा है ना, तो हम इसमें क्या पक्षपात करेंगे। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जामिनेशन चल रहा है, एसएससी का एग्जाम चल रहा है ना। तो एसएससी में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने एग्जाम देने के लिए आते हैं, तो पक्षपात वहां पे होता है ना कि अगर किसी को सोर्स में निकाल दिया, या यूपीएससी में किसी को सोर्स लगा के निकाल दिया, किसी गवर्नमेंट जॉब में किसी वैकेंसी में ना, लेकिन अगर सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका सबका सिलेक्शन हो रहा है ना, तो पक्षपात की कहां जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सोचने की बात है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंसिव इंफॉर्मेशन, कि जो इसमें हमें इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ही इंटेंसिव, बहुत ही डीप में मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जनगणना कर रहे हैं, लोगों की काउंटिंग कर रहे हैं, तो साथ ही साथ हम ये भी तो चेक कर रहे हैं कि उनका एजुकेशन स्टेटस कैसा है, ऑक्यूपेशन क्या करते हैं वो, ठीक है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जेंडर कंपोजिशन, उनकी एज भी तो हम चेक करते हैं कि एज कितनी है आपकी, जेंडर कंपोजिशन,
एजुकेशन, स्टेटस, ऑक्यूपेशन, हम सारे के सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें हमें क्या मिलती है? इंटेंसिव इंफॉर्मेशन मिलती है और ये डाटा एक्यूरेट होता है। ठीक है, अगले मेरिट की बात करते हैं तो स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कि हमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है, डाइवर्स अलग अलग सेक्टर्स की पॉपुलेशन के बारे में हमें स्टडी करने को मिलता है ना। हम वहां भी जाएंगे, जो गरीब है उनकी भी जनगणना करेंगे और जो अमीर है उनकी भी जनगणना करेंगे। ठीक है, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि इसमें हर एक आइटम को क्या किया जा रहा है? स्टडी किया जा रहा है। ठीक है, और सिर्फ सेंसस मेथड ही ऐसा है जो डिजायर रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट मेरिट है कि इसका इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन इसमें किया जा सकता है। ठीक है, मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जब जनगणना होती है तो फैमिली के हर एक मेंबर को नहीं बुलाया जाता है ना। जो मेंबर का कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है उसी को बुलाते हैं और वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ना, हर किसी से नहीं पूछा जाता। तो ये भी तो एक प्रकार की इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन है कि आपके घर में कितने लोग हैं, कौन बेरोजगार है। जब छापेमारी होती है तो हर एक इंसान को टारगेट किया जाता है ना। तो ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए काम आता है। किसी ने गवाही दे दी, ठीक है, या किसी ने किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन दे दी। तो ये हुआ हमारा सेंसस मेथड। इसमें हमारे 6 पॉइंट्स हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना, और एग्जाम में लिख के आएंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। अब इसके डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या नुकसान है इनके, है ना। तो जो सेंसस मेथड है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेशन की वजह से, क्योंकि बहुत बंदे हमें रखने पड़ते हैं, इसलिए लार्ज मैन पावर की जरूरत पड़ती है ना। उन बंदों को सैलरी दो, उन्हें रखो, उनको ट्रेनिंग दो, कितना खर्चा आ जाता है, बहुत ज्यादा खर्चा आता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, है ना, कि जो बहुत ही बड़े, हद से ज्यादा बड़े इन्वेस्टिगेशन है उनके लिए सुटेबल नहीं है। पॉसिबल तो है पर सुटेबल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जनगणना की बात करते हैं, 130-135 करोड़ की जनसंख्या है इंडिया में, है ना, और हम हर एक इंसान के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये पॉसिबल तो है, हम कर तो रहे हैं, लेकिन ये सुटेबल नहीं है। कितना पैसा खर्च होता है, इसलिए ये हर 10 साल में एक बार किया जाता है। अब बात करते हैं सैंपल मेथड के बारे में, है ना। अभी तक हमने सेंसस के बारे में पढ़ा, अब सैंपल के बारे में बात करते हैं। तो इसकी सुटेबिलिटी देखते हैं कि सैंपल मेथड कहाँ पे सुटेबल फिट बैठता है ना। तो ये सुटेबल तब बैठता है जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जब हमें एक्यूरेसी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नॉट रिक्वायर्ड। हमें बस एक अनुमान लगाना है, हमें बस एक ऐसा अनुमान लगाना है कि जो प्रमाणित है ना, वास्तव में जो पॉसिबिलिटीज जिसकी ज्यादा होती है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर और डेटा साइंस के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी भी इसलिए मेंशन की जाती है, पॉसिबिलिटीज देखने के लिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी रखा जाता है इसके अंदर। तो खैर ये मैथ्स के टॉपिक है, इनको अलग करते हैं, आगे चलते हैं। इंटेंसिव एग्जामिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। बहुत ज्यादा डीप में अगर हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है हमें सिर्फ ऑब्जर्व करके पता लगाना है। इसमें क्या है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन वाला हिसाब है। ठीक है, अगला पॉइंट है होमोजीनियस आइटम। अब बात करते हैं होमोजीनियस आइटम क्या होते हैं। ठीक है, वो आइटम जो एक जैसे होते हैं, ठीक है ना, सिमिलर आइटम्स होते हैं, जो आइटम सिमिलर होते हैं उन्हें कहते हैं होमोजीनियस आइटम। तो जो सिमिलर आइटम्स होते हैं, अगर हमें उनकी स्टडी करनी है तो हम सैंपल मेथड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम गरीबी की बात करते हैं, तो जो गरीब हैं सारे के सारे गरीब एक ही जैसे तो हैं, सारे के सारे अमीर एक ही जैसे तो हैं। अगर हम किसान की बात करते हैं, सारे के सारे फार्मर एक ही जैसे हैं। ठीक है, हम ये एज्यूम करते हैं कि जितने भी फार्मर्स हैं सब एक बराबर है, सबका हिस्सा एक बराबर है, सब अब बराबर मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ये हम एज्यूम करके चलते हैं। ठीक, तो इन्हीं को कहते हैं होमोजीनियस आइटम। तो अगर हमें किसी गरीब से बात करनी है तो हम पूरे सारे के सारे गरीबों को टारगेट नहीं करेंगे, किसी एक गरीब को उठा लेंगे, उसके बारे में पूछ लेंगे। अगर हमें अमीरों से बात करनी है तो सारे के सारे अमीरों को टारगेट नहीं करेंगे, किसी एक अमीर को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो तब ये सैंपल मेथड का यूज किया जाता है। इसके मेरिट्स क्या है? पहला मेरिट्स इसका खर्चा कम आता है, इकोनॉमिकल है। ठीक है, दूसरा क्या, टाइम सेविंग है। जब कुछ ही लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स को इन्वेस्टिगेट करना है तो टाइम बच जाता है हमारा काफी, है ना। और तीसरा पॉइंट है, हम एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लेस नंबर है हमारे पास, सैंपल्स हैं, बहुत कम लोग हैं हमारे पास। अगर हम उनको स्टडी कर रहे हैं, कुछ एरर्स, तो जो एरर्स होते हैं हम उन्हें आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई जो पॉइंट है ये तुक नहीं बनाता, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरी में तो सब कुछ चल जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकली बहुत जमीन आसमान का अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट है मोर साइंटिफिक है। अब मोर साइंटिफिक क्यों है? देखो, रोनाल्ड फिशर, जो आर फिशर जो नाम लिखा है इनका, ये फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स माने जाते हैं ना। जो मैंने पहली वीडियो आपने देखी होगी स्टैटिस्टिक्स की, उसमें मैंने आपको बताया था सैंपल मेथड इज मोर साइंटिफिक बिकॉज जो सैंपल डेटा होता है वो अलग अलग एंगल से इन्वेस्टिगेट किया जाता है। ठीक है, अलग अलग एंगल से इन्वेस्टिगेट किया जाता है। चलो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। तो एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, हमें ये पता लगाना था कि क्लास के लेवल, पढ़ाई का बच्चों का स्तर कितना है ना। तो इससे क्या होता है
सबसे पहले एक इन्वेस्टिगेटर आएगा, वो ऑब्जर्व करेगा, रिकॉर्ड कर देगा, ठीक है, वो मार्क्स देगा। फिर दूसरा इन्वेस्टिगेटर आएगा, वो कुछ और बंदों को लेगा, 2-3 बंदों को, ठीक है, फिर वो मार्क्स देगा। फिर तीसरा इन्वेस्टिगेटर आएगा, वो देखेगा, फिर वो मार्क्स देगा, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा कि अलग अलग इन्वेस्टिगेटर ने अलग अलग सैंपल्स को लिए, ठीक है, और उनकी जो सिमिलैरिटी है, उनका जो वेरिएंस है, उनकी जो सिमिलैरिटी है, उनका जो सह संबंध है, कोरिलेशन है, उन सबको चेक किया जाता है। इससे सिग्निफिकेंस निकलता है हमारा, इसलिए ये साइंटिफिक माना जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रिग्रेशन के अंदर, कोरिलेशन के अंदर। फिलहाल हम थ्योरेटिकल पोर्शन में हैं। अब बात करते हैं डिमेरिट्स की, कि डिमेरिट्स क्या क्या है। सबसे पहला डिमेरिट्स ये है कि पार्शियल है, पक्षपाती है। पक्षपाती क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, उस क्लास में कोई एक इन्वेस्टिगेटर आया, ठीक है, और वो इन्वेस्टिगेटर क्या कर रहा है, अगर उसे वो क्लास फेवरेट लगती है या उसका बेटा उस क्लास में पढ़ता है, तो वो क्या चाहेगा कि उसकी क्लास क्या हो, सबसे आगे निकले। तो वो जानबूझ के उन स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेगा जिन्हें आंसर आता है, और उन्हें इग्नोर करेगा जो बुद्धू हैं। तो ये एक पार्शियलिटी शो कर रहा है, ठीक है, इसमें पक्षपात बहुत ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट, रॉन्ग कंक्लूजन। अब देखो, जब पक्षपात हो रहा है ना, तो कंक्लूजन भी तो रॉन्ग ही निकलेंगे। मान के चलो एक क्लास में इंस्पेक्शन हुआ, तो जो इंस्पेक्शन मेंबर जो टीम थे वो आए, उन्होंने स्टूडेंट से सवाल पूछना शुरू कर दिए। उन्होंने रैंडमली किसी भी स्टूडेंट को उठा के उससे पूछ लिया। अब उनकी किस्मत के ऊपर है कि हो सकता है उसने 3-4 लड़कों को उठाया और बिल्कुल ही खत्म डम्ब निकले। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी डम्ब है। बिल्कुल देसी भाषा में समझा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा आपको इमेजिन करना है कि जरूरी नहीं है कि जिन 3 स्टूडेंट्स का हमने सैंपल लिया, जिनसे हमने क्वेश्चन पूछे, हो सकता है उन्हीं की किस्मत में आना था, है ना। तो इस चक्कर में क्या होता है, पूरी क्लास का नाम खराब होता है। हो सकता है उन 3 के अलावा बाकी सारे स्टूडेंट्स ब्रिलियंट हो। तो ये होता है हमारा रॉन्ग कंक्लूजन। तीसरा पॉइंट है डिफिकल्टीज इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स। कि इन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स का मतलब क्या होता है कि वो सैंपल जो पूरे पॉपुलेशन से रिलेट कर रहा है, मतलब उसमें गरीब भी है, उसमें अमीर भी है, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही, ठीक है, जो हर एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें एवरेज स्टूडेंट भी है, उसमें चटक स्टूडेंट भी है, तेज भी है, उसमें बिल्कुल डम्ब स्टूडेंट भी है जो पढ़ाई लिखाई में जीरो है, उसमें स्पोर्ट्स में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एक्सपर्ट है वो स्टूडेंट्स भी है, ठीक है, उसमें हर कोई है। तो इन सबको सेलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर हमने अगर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट नहीं किया तो हमारा जो कंक्लूजन है वो हमेशा गलत निकलेगा। नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कि हमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जो इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट करने आता है उसके दिमाग में, उसके अंदर एक स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। किस चीज का नॉलेज? कि वो जो सैंपल निकाले वो रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब कि वो जिन चीजों को सेलेक्ट करे वो चीजें पॉपुलेशन के हर आइटम से रिलेट कर रहे हो। इसलिए इसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत पड़ती है। अगर हमने किसी भी इंसान को उठा के रख दिया तो जरूरी नहीं है कि वो इंसान हमें सही आंकड़ा प्रोवाइड करे। ओके, तो ये थे हमारे डिमेरिट्स ऑफ सैंपल मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 मेथड है और 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें एमसीक्यू भी आते हैं, इनमें क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी इसी में से पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस चैनल की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो काइंडली इसे एक्सेस कर लें, ठीक है, लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको वीडियोस ढूंढनी ना पड़े और उसमें मैं वीडियोस रेगुलरली अपडेट करने पे लगाऊं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, कुछ नया कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।